तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कियानू पैलेस की मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की विनर मास्टर एचेन बन चुके थे। हालांकि डिवाइन रॉल्म की याओ उनके साथ फाइट करना चाहती है। अगर मास्टर एचेन उसे हरा दे तो समझ जाएगी कि मास्टर एचेन ही उसके खोए हुए पतिदेव हैं। लेकिन एचेन ने इस बंदी के साथ फाइट करने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने याओ के पास का एक कॉपर कॉइन भी उससे छीन कर मुकाबले को बर्खास्त कर दिया। हालांकि वहाँ मौजूद डीमन बेल ने देख लिया कि याओ के पास तो स्पेशल पावर्स हैं, तो वो याओ को अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। मगर याओ ने पहना हुआ पेंडेंट ऐसा नहीं होने देता, जिसके चलते वो डिमोनिक बेल मास्टर ली जियांग की बॉडी में स्टक हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर ली जियांग को देख पाते हैं, जिसके बॉडी में डिमोनिक बेल घुस चुकी थी। वैसे तो इस डीमन बेल को याओ की बॉडी पर कब्जा करना था, मगर गलती से वो ली जियांग की बॉडी में ही स्टक हो गई। अगर ली जियांग की बात की जाए तो काफी ज्यादा कमजोर कल्टीवेटर थे और उनकी बॉडी में जाने की वजह से डिमोनिक बेल की स्पिरिचुअल पावर भी कमजोर पड़ने लगी। तो यहाँ पर उस बेल को कुछ भी करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना था, इसलिए वो फैसला लेती कि उसे अब जो भी खाना मिलेगा उसे ठूस कर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिप्लेनिश करेगी। वही दूसरी तरफ दो कल्टीवेटर्स मास्टर एचेन के लिए एक स्पेशल डिश लेकर आए थे। दरअसल ये डिश तो बहाना है, उन्हें बस मास्टर एचेन से मिलना था। इसलिए वो लोग टियान को बताने लगे कि इस डिश को वोल्केनो टोफू कहा जाता। इसका टेक्सचर इतना ज्यादा स्मूथ है कि इस टोफू को मुंह में डालते ये घुल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये डिश पैलेस मास्टर को काफी ज्यादा पसंद आएगी। जिस पर टियान कहने लगा कि आप दोनों मास्टर हमारे बॉस के लिए इतनी स्पेशल डिश लेकर आए हो, तो इसे हमारा ओजी पैलेस जरूर से एक्सेप्ट करेगा। मगर अफसोस आज आप लोग हमारे मास्टर से मिल नहीं पाओगे, तो प्लीज यहाँ से वापस चले जाएं। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। उसमें से एक मास्टर कहने लगा कि कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही ऐसी एनर्जी रिलीज हो सकती। यकीनन ओजी पैलेस के मास्टर का डिवाइन रॉल्म से कोई न कोई कनेक्शन है, वरना ऐसी गजब की पावर मॉर्टल रॉल्म में और किसी के पास नहीं हो सकती। वही दूसरी तरफ हम मास्टर एचेन को देख पाते हैं, जो कि खाना खाते ही लेवल अप कर रहे थे। और ये सब देखकर वहाँ मौजूद एल्डर उनकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि ओजी पैलेस के मास्टर के पास वाकई रेयर टैलेंट है। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि वो इस मॉर्टल रॉल्म में फंस गए। जो सुनते साथ ही शियारो से एल्डर पर भड़क गई। वो कह रही थी कि हमारे मास्टर तो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, तो इसमें अफसोस करने वाली क्या बात हो गई। तुम्हें जो भी बताना है वो साफ साफ बता क्यों नहीं देते। तो एल्डर कहने लगे कि अगर हॉल मास्टर 500 सालों पहले ही पैदा होते तो कब के ही हेवनली रॉल्म में असेंड हो जाते। मेरे ख्याल से अब तक तो पूरी डिवाइन रॉल्म पर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए वहाँ पर रूल करते। उन्हें हमारे जैसे कमजोर मॉर्टल के साथ अपना वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कहाँ और वो कहाँ। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन काफी ज्यादा क्यूरियस होकर उससे पूछने लगे कि क्या आपको असेंड होने का तरीका पता है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जिस पर एल्डर जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ, रास्ता तो था, मगर अब असेंशन का कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनकी बातें सुनकर ही शियार का गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा घुमा फिरा के बातें कर रहा। इधर एल्डर कहते हैं कि चाहे कोई जीनियस हो या बहादुर योद्धा, अब तो उसे हमारी इस मॉर्टल रॉल्म में ही ट्रैप रहना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शियार ने सीधे उसके कान के नीचे बजा दी। वो कह रही थी कि वो घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे तो तुम हमारे सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। तुम सीधा मुद्दे पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। जो सुनते साथ ही एल्डर तुरंत ही सबको बताने लगे कि 10,000 साल पहले की बात है। हेवनली रॉल्म की गॉडेस ने हेवनली स्पिरिट स्टोन्स और कोल्ड मैरो का यूज करते हुए हजारों लाखों सीढ़ियां फोर्ज कर ली। वो स्टेप्स मॉर्टल रॉल्म और फर्स्ट हेवन को आपस में जोड़ देती थी। मॉर्टल्स ने इन सीढ़ियों को नाम दिया द स्टेयरवे टू द हेवन। ऐसी सीढ़ियां जो तुम्हें मॉर्टल रॉल्म से सीधे हेवन तक पहुंचा सकती थी। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन तुरंत ही समझ गए कि ये गॉडेस कोई और नहीं बल्कि उनकी मास्टर थी। इधर वो एल्डर बताने लगे कि मॉर्टल्स इन सीढ़ियों को क्लाइम करते हुए इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकते थे, मगर इन सीढ़ियों को क्लाइम करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल था। इन पर मौजूद हेवनली प्रेशर को बस कुछ टैलेंटेड लोग ही झेल पाते थे। तो उस वक्त बस कुछ लोग ही उन्हें क्लाइम करते हुए सीधे तीसरे हेवन तक भी पहुंच पाए। जैसे ही वो हेवनली रॉल्म में पहुंचे वो इमॉर्टल बन चुके थे। मौत तो अब उन्हें छू भी नहीं सकती थी। वो हमेशा चांद सितारों जैसे जगमगाते रहेंगे। इधर आर्टिफैक्ट कंफ्यूज होकर कहने लगा कि ये कहानी तो काफी ज्यादा अजीब है। अगर वाकई में ऐसी कोई स्टेयरवे थी तो फिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। मैं तो कई सौ सालों से इसी रॉल्म में पड़ा हूँ।
मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये बुढ़ाऊ झूठ बोल रहा। जिस पर केजिन कहने लगी कि तुम्हें तो उस ईवल सेक्ट ने अपने फॉरबिडन ग्राउंड में एक पेड़ में धसा के रखा था, तो फिर तुम्हें बाहर की दुनिया की कहानियाँ कैसे पता चलती। वहीं पर मास्टर एजेंट को तो ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प लगी, इसलिए उस एल्डर से कहने लगी कि इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बताए फिर आगे क्या हुआ था। तो मास्टर सोचते हुए कहने लगा कि आगे क्या हुआ, रुको याद करने दो। इधर शियार तो उस मास्टर को एक और थप्पड़ मारने के लिए बेकरार थी। तो मास्टर कहने लगा कि अगर सच बताओ तो मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या हुआ। मुझे तो बस इतना पता है कि कई सौ सालों से कोई भी हमारी इस मॉर्टल रेल्म से हेवन में असेंड नहीं हो पाया, और हमारी मॉर्टल रेल्म के बस कुछ गिने चुने लोग ही स्टेयरवे के बारे में जानते थे। इनफैक्ट मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता लगा कि वो द स्टेयरवे टू द हेवन वैनिश हो चुका। अब ये कहानी सुनकर मुरांग कहने लगी कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारी दुनिया के लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते ताकि वो एक दिन हेवन में असेंड होकर इमॉर्टलिटी को हासिल कर पाए, मगर उन्हें ये पता नहीं कि उनका एक ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और उतने में उन्हें किसी की आवाज आई। टियान और एक और कल्टीवेटर वहाँ पर पहुँच गए थे। वो बंदा कहने लगा कि मेरी मास्टर आपसे मिलना चाहती, बिना आपसे मिले तो वो यहाँ से नहीं जाएगी। वही दूसरी तरफ हम याओ को देख पाते हैं, जो कि अपने कल्टीवेटर्स की टीम को इंस्ट्रक्शंस देने में बिजी थी। उसने इन सबको अलग अलग जगह पर रुकने के लिए बता दिया, कोई पेड़ पर जाएगा तो कोई रूफटॉप पर। दरअसल याओ मास्टर एजेंट को कूटने की प्लानिंग बना रही थी। उसे लग रहा था कि अगर चारों ओर से हमले हो गए तो मास्टर एजेंट को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए वो अपने साथियों को बताने लगी कि बस उस बंदे को बाहर आने दो, और जैसे मैं इशारा करूँ उस पर सीधे हमला कर देना। हमारी तो बस एक ही चाल में वो बंदा घायल हो जाएगा। हालांकि उन एल्डर्स को याओ की इस प्लान पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऊजी पैलेस के मास्टर की काफी सारी तारीफें सुनी हैं। वो कहते हैं मिस, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि हम उस बंदे को नॉकआउट कर पाएंगे? क्योंकि हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो बंदा मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का चैंपियन बना था, साथ ही उसकी डिवाइन पावर देखकर लोग उस पर हमला भी नहीं कर रहे, बल्कि वो तो उसे फॉलो करना शुरू कर चुके। इस रल में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मास्टर एजेंट को फॉलो ना करना चाहे। जिस पर याओ कहने लगी, पता नहीं तुम्हारी इतनी क्यों फट रही, मेरे होते हुए ऊजी पैलेस का मास्टर तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम लोग जानते हो कि मेरे पास भी अमेजिंग पावर्स हैं। सो अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर उससे पहले मैं ही तुम्हारी जम के पिटाई कर दूंगी। जो सुनते साथ ही वो लोग तुरंत ही अपनी अपनी पोजीशन संभालने चले गए। उन्हें पता था कि किसी भी सूरत में पिटाई तो उनकी होने ही वाली है, तो क्यों ना मास्टर एजेंट से ही मार खाई जाए। इधर याओ को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर ली जियांग कहाँ पर गायब हो गया। वैसे तो वो बंदा हमेशा उसके साथ रहता है, मगर आज तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इधर मास्टर एजेंट जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्हें याओ की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रही थी कि तुम चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। चलो जल्दी से मेरा कॉपर कॉइन वापस कर दो। साथ ही उसके इशारे पर वो सभी एल्डर्स मास्टर एजेंट पर अटैक करने के लिए एक साथ छलांग लगा चुके थे, मगर उतने में मास्टर एजेंट की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो गई, जिसके चलते ये सभी लोग नीचे जाकर पटक जाते हैं। उनकी डिफेंसिव ऑरा ही इन लोगों को घायल करने के लिए काफी थी। वहीं पर याओ आकर उन पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, जल्दी से उठो और इस बंदे पर हमला करो। जिस पर वो एल्डर्स कहने लगे कि तुम तो हमें खत्म करने की फिराक में लग रही, इस बंदे ने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो हम इससे पंगे क्यों लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें वाकई इस बंदे को सबक सिखाना है तो एक काम करो, तुम खुद ही जाकर इस पर अटैक करो। वहीं पर एक एल्डर तो याओ के सामने माफिया मांगते हुए बता रहा था कि प्लीज आप ही इस मिशन को पूरा कीजिए, हमसे तो ये ना हो पाएगा, और अगर आपको हम पर गुस्सा भी आ जाए तो बाद में आकर हमारी धुलाई कर दीजिएगा। इतना कहते साथ ही वो सभी लोग वहाँ से भाग निकले। उनके जाने के बाद याओ तो अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। वहीं पर मास्टर एजेंट कहने लगे कि अगर वो कॉपर कॉइन मेरे पास नहीं होता तो शायद तुम भी इन लोगों के पीछे दुम दबा के भाग जाती। जिस पर याओ कहने लगे, अरे वाह, तुमने तो एकदम सही पहचाना, चलो अब जल्दी से वो कॉपर कॉइन मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारा एक खूबसूरत सा थोबड़ा खराब नहीं करूंगी। हालांकि मास्टर एजेंट तो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो कॉपर कॉइन मेरा है, सबसे पहले वो मेरे पास था, बाद में गलती से वो मुझसे लॉस्ट हो गया। मगर याओ तो उनसे सबूत मांगने लगी। वो कह रही थी चलो ये बात साबित करके दिखाओ कि ये कॉपर कॉइन पहले तुम्हारे पास था। यहाँ पर वो उनके साथ बात करते हुए मास्टर एजेंट के काफी करीब आ चुकी थी, और उनका चेहरा देखते साथ ही वो बंदी तो पूरी तरह से उनमें खो गई। उसे तो लग रहा था कि अगर यही बंदा मेरा खोया हुआ पतिदेव हो तो मजा ही आ जाएगा, और उतने में मास्टर एजेंट ने उसे दुरपुश कर दिया।
वो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं और तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकती, इसलिए हार मानकर वापस चली जाओ। मगर याओ तो उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहने लगी कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगे लिए हैं, और फिर उसने उन पर अटैक करने के बजाय सीधे उनके पाँव पकड़ लिए। वो कह रही थी कि प्लीज वो कॉपर कॉइन मेरे हवाले कर दो, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढना चाहती हूँ, इस दुनिया में उस बंदे के अलावा मेरा और कोई नहीं है। और इतना कहते साथ ही वो सीधे जाकर मास्टर एजेंट की पीठ पर लटक गई। वो कह रही थी कि तुम एक न एक दिल इंसान हो, प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ। लेकिन मास्टर एजेंट ने तो तुरंत ही उसे दुरपुश कर दिया और समझ गए कि बंदी तो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, अब इसे तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। लेकिन पता नहीं ये बंदी मेरी बात सुनेगी या नहीं। इधर याओ तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि क्यों ना हम एक सौदा करें, तुम वो कॉपर कॉइन मुझे दे दो और बदले में तुम्हें जो भी ट्रेजर पसंद होगा वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। अरे ट्रेजर का तो छोड़ो, मैं तो तुम्हें लंबी जिंदगी और ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर भी ग्रांट कर सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़े दिन रुकना होगा। एक बार मुझे वो शख्स मिल जाए तो मैं जरूर से तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दूंगी। तो फाइनली मास्टर एजेंट उसे बताने लगे कि ये कॉपर कॉइन मुझे एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट पर्सन ने दिए थे। दरअसल यहाँ पर उनकी सबसे पहली दोस्त शाओनिंग का जिक्र करते हैं। शाओनिंग ने उन्हें ये कॉइन देकर उनकी मदद की थी और मास्टर एजेंट ने उसे अपनी दोस्त मान लिया। इसलिए वो या उसे कहने लगे कि तुम चाहे कितना भी स्पेशल ट्रेजर क्यों ना दो, मैं इस कॉपर कॉइन को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इस कॉइन के साथ मेरी दोस्त की यादें जुड़ी है, तो मैं इसे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकता। जो सुनकर याओ काफी ज्यादा मायूस हो गई और मास्टर एजेंट भी वहाँ से चले गए। याओ कह रही थी कि वो कॉपर कॉइन इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर मेरे पति को ढूंढना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि वो अपने पतिदेव के बारे में उन्हें कुछ बता पाए इससे पहले ही मास्टर एजेंट तो वहाँ से जा चुके थे। याओ कहने लगे कि हो सकता है मैं इस बंदे का इरादा बदल दूं। अगर मैं कोई बहुत ही स्पेशल ट्रेजर इसके पास लेकर आई तो ये उसे देखते ही अपना मन बदल सकता, लेकिन मुझे इसके लिए किसी प्रेशियस ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। और उतने में उसे वहाँ से किसी के गुजरने की आहट महसूस हुई। तो याओ कंफ्यूज होकर उस पूरी जगह को चेक करने लगी और उतने में उसे मास्टर ली जियांग नजर आता है, जो कि बड़े ही अजीब तरीके से एक जानवर को खा रहा था। वे बंदा फिलहाल डिमोनिक बेल की पोजीशन में है और ये बात याओ को बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो ली जियांग से एकदम गुस्से में पूछने लगी कि बताए आप इतने देर से कहाँ पर छुपे हुए थे? अब ये मत बोलना कि आप भी उस ऊजी पैलेस के मास्टर को ज्वाइन करना चाहते हो। और उतने में मास्टर ली जियांग ने उसे एक लुक दिया। उसकी आंखें देखकर ही याओ परेशान हो गई। वो पूछ रही थी कि आपको आखिर हुआ क्या है? तो मास्टर ली जियांग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने डिमोनिक आवाज में कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता था और अब वो दोबारा से याओ की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करता है, मगर याओ ने तो उसे एक ही फटके में वहीं पर नॉकआउट कर दिया। इनफैक्ट वो तो उसे लड़कीबाज और थरकी इंसान समझ रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हम कियान्यू सेक के मास्टर को देख पाते हैं। उसके सिर में तो काफी तेज पेन हो रही थी, तो गुस्से में अपने डिसाइपल से पूछने लगा कि बताओ ऐसी क्या आफत आ गई जो तुमने मुझे हॉल में बुला लिया? तो बंदे बताने लगे कि मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का विनर घोषित हो चुका है, तो क्यों ना हम आगे के प्लान्स बनाएं। लेकिन मास्टर कियान को तो कुछ भी याद नहीं था। डिमोनिक बेल ने उस पर कब्जा करने की वजह से वो सब कुछ भूल चुका है। वो कहने लगे कि पता नहीं तुम लोग कौन सी मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है मैं ऊजी पैलेस के मास्टर से दोस्ती करना चाहता था ताकि उसके जरिए मॉर्टर रेल्म के बाकी के सभी सेक्ट हमारे कंट्रोल में आ जाएं। और अभी तक तो मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की शुरुआत भी नहीं हुई। जो सुनते साथ ही वो दोनों बंदे कंफ्यूज हो गए। जहाँ तक उन्हें पता था कि मास्टर कियान ने ही इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में सबको इनवाइट किया और इसका विनर बने ऊजी पैलेस के मास्टर। तो वो लोग थोड़ा सा पैनिक होते हुए कहने लगे कि सीनियर शायद आप ये बात भूल गए, दरअसल आपने ही हमें पर्सनली ये ऑर्डर दी थी कि मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में सबको इनवाइट करो, तो हमने बस आपके ऑर्डर को फॉलो किया। अब यहाँ पर मास्टर कियान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि ये लोग तो उससे जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, जिसके चलते उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। साथ ही उनसे कह रहा था कि मार्शल आर्ट का कॉन्टेस्ट हमारे कियान्यू सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बताओ मैं उस कॉन्टेस्ट को ऐसे ही कैजुअली ऑर्गेनाइज क्यों करूँगा? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मुझे तो लग रहा कि तुम दोनों ने ही मिलकर कोई गड़बड़ी की होगी। जो सुनते साथ ही वो दोनों बंदे सीधे घुटनों पर आ गए। वो अपने लीडर को यकीन दिला रहे थे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भला हमें इससे क्या ही हासिल होता। और वैसे भी मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट चाहे कभी भी ऑर्गेनाइज क्यों ना हो, इसका रिजल्ट बदलने नहीं वाला। इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस चैंपियनशिप का विनर वुजी पैलेस का मास्टर बन चुका। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट इतनी ज्यादा गजब है कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाया। सिर्फ वही बंदा हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। जिस पर मास्टर कियान कहने लगा कि आज तक हमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड
बंदा नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। और उसी वक्त मास्टर एचेन वहाँ पर पहुँच गए तो कियान्यू पैलेस का मास्टर तुरंत ही उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए कहने लगा, क्या आप इतने ज्यादा ग्रेसफुल और टैलेंटेड हो कि क्या ही बताऊं। मैंने सुना था कि पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में आपके जैसा टैलेंटेड बंदा और कोई नहीं। तो मैं आपके टैलेंट से इम्प्रेस होकर हेवनली असेंशन का मौका आपको देना चाहूंगा। हेवनली असेंशन का नाम सुनते ही मास्टर एचेन काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज थे। जहाँ तक उन्हें पता चला कि मॉर्टल वर्ल्ड से अब कोई भी हेवन में असेंड नहीं हो सकता, तो फिर कियान्यू पैलेस के मास्टर के पास ऐसी कौन सी टेक्निक होगी? वेल, इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।